प्रिय साथियों, मैं प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष ऑस्ट्रेलिया से ये आपको एक और मैकेनिज्म के बारे में वीडियो भेज रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद यह है कि हम ये बात को परिभाषित करेंगे कि बल क्या है। दूसरा इसका उद्देश्य यह है कि हम ये बताएंगे कि जड़त्व आघूर्ण I इजिकल टू एम आर स्क्वायर क्यों होता है। ये छात्रों, मैंने पिछले वीडियो में ये बताने की कोशिश की कि न्यूटन के जो सिद्धांत हैं, न्यूटन के जो गति के सिद्धांत हैं या जो यांत्रिकी के जो सिद्धांत हैं वो क्या है। तो उसमें सबसे बड़ी बात पहला जो है वो है बल क्या है। जब हम बल की परिभाषा, बल हम ये ऐसे दर्शाते हैं कि बल वो दबाव है कि जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसकी स्थिति को या तो बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। अब ये बात कैसे समझाएं कि वो कोशिश करता है। प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा कंपार्टमेंट, एक रेल का डब्बा मान लीजिए खड़ा है। अगर एक आदमी जाके उसको धक्का दें, पुश दें, निश्चित रूप से वो कंपार्टमेंट नहीं हिलेगा। अगर 2 आदमी हो जाए तब भी शायद नहीं हिलेगा, 3 हो जाए। मान लीजिए कि 15 आदमी उसको कोशिश कर रहे हैं और 15 आदमी के कोशिश के बावजूद भी वो अपनी जगह से हिला नहीं है। लेकिन अगर 16वां आदमी आता है और उसको धक्का देता है तो वो हिल जाता है। तब कहने को तो 16वां आदमी ये कहता है कि मैंने इसको हिलाया, और जबकि बात यह है कि 16 आदमियों ने मिलकर उसको हिलाया। तो जब 16वां आदमी आया, उसने धक्का दिया, तब हमको मालूम पड़ा कि 15 आदमी भी उसको धक्का दे रहे थे लेकिन वो हिल नहीं रहा था। तो 15 आदमी जो धक्का दे रहे थे उसका परिणाम तब दिखाई दिया जब 16वां आदमी आया। तो 15 आदमी जब बल लगाते रहे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन 16वें आदमी के आने से वो कोशिश आपको दिखाई दी क्योंकि वो हिल गया, वो चल पड़ा। तो ये न्यूटन की बल की परिभाषा इस तरह से उसने दिखाई दी। तो आप समझ गए होंगे कि परिभाषा इस तरह से क्यों न्यूटन ने दी। दूसरी बात, जब हम आएंगे कि आपको हमने बताया कि आघूर्ण क्या है, मोमेंट क्या है और मोमेंट क्यों लेते हैं। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में ये बताने की कोशिश की कि जब हम आघूर्ण लेते हैं बल का तो वर्क आता है, यानी फोर्स गुणा डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क। और ये वर्क क्या है, जो जब जब हम आघूर्ण लेते हैं तो डिस्टेंस की गुणा करते हैं, दूरी की गुणा करके किसको, बल को। और मैंने ये बताया था कि जब कोई चीज किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित बल लगाया जाता है, तभी वो घूम सकती है। यानी कि बल और दूरी दोनों निश्चित है। न तो हम बल बदल सकते हैं न दूरी बदल सकते हैं उस निश्चित स्थान पर उसको जस्ट घुमाने के लिए। जस्ट का मतलब यह है कि उससे कम बल पर भी वो नहीं घूमेगा और इससे ज्यादा बल पर वो ज्यादा घूम जाएगा। और इसी तरह दूरी की भी बात है। तो किसी चीज को घुमाने में बल और दूरी का एक सामंजस्य, एक संतुलन जरूरी है। उस दूरी से घुमाते हैं और बल को जब दूरी से गुणा करते आता तो वर्क है, कार्य आता है। तो ये इतना कार्य करना, मिनिमम कम से कम ऐसा कार्य करें कि किसी चीज को हम रोटेशनल गति में यानी वृत्ताकार गति में घुमा सकें। इसलिए हमने मोमेंट लिया। तो ये मोमेंट की परिभाषा है। अब हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की परिभाषा। छात्रों, आपने किताबों में देखा कि कोई भी एक रिजिड वस्तु जिसका मास m है, मास मतलब शक्ति, और जिसका रेडिएशन ऑफ डायरेक्शन k या r है। रेडिएशन ऑफ डायरेक्शन क्या है कि उसका सेंटर ऑफ मास है रिजिड बॉडी का, जहां पर उसका पूरा मास शक्ति केंद्रित है और उससे एक वो एवरेज दूरी है सब कणों की सेंटर ऑफ मास से, जिसको हमने r परिभाषित किया है या कभी कभी k भी कहते हैं।
इसका नाम इंग्लिश में रेडिएशन ऑफ जाइरेशन, रेडिएशन ऑफ जाइरेशन। तो वो हम कहते हैं mr² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। पर सवाल ये है कि क्या किसी किताब में ही बताया गया है कि mr² क्यों आता है? आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आमतौर से बताया गया है हाँ एक रिजिड कण बॉडी जो है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, m1 m2 m3, सबकी सहती अलग अलग है, m1 m2 m3, और सबकी दूरियां केंद्र से r1 r2 r3 है। तो पहले जो कण है m1 उसकी हो गई m1 r1², दूसरे की होगी m2 r2², तीसरे की होगी m3 r²। पर ये m1 r1² छात्रों आया कहां से, इसको हम जानना चाहते हैं। कोई भी आप किताब उठा के पढ़ लीजिए, अब आप समझिए कहां से आया। बच्चों, जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति में घूमती है, रोटेशनल मोशन में घूमती है, तो रोटेशनल मोशन में घूमती हुई वस्तु उसका हर समय दिशा बदल रही है और उस हर समय उसका वेग बदल रहा है। कौन सा वेग? रेखिक वेग बदल रहा है। जबकि रेखिक दिशा में जो चलती है वही अगर वस्तु सीधे रेखा में चलती है तो वो एक रेखा में चलती है, तो हर समय उसकी दिशा नहीं बदल रही है। हम यहाँ पर हर समय दिशा बदल रही है। तो जब वृत्ताकार गति में हर समय दिशा बदल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस पर जो लगने वाला बल है उसको हम इस तरह से परिभाषित करें, क्योंकि ये बल अलग तरह का बल है, एक तरह से बल तो वही है लेकिन उस बल को वृत्ताकार गति में लगातार घुमा रहा है, और लगातार जब घुमाता है जब उसमें एक तरह का त्वरण हो, और त्वरण हो तो बल हो, ये बल है यहाँ पर। तो हम कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति में घूमती है तो उसका जो इनर्शिया है, यानी जड़त्व है, वो कुछ और होता है। क्यों होता है? और क्योंकि रेखिक गति में घूमने वाले का जड़त्व को आप केवल उसकी सहती मानते हैं। आप कहते हैं कि कोई चीज अगर सीधे रेखा में घूम रही है तो उसका जड़त्व क्या हुआ? उसकी सहती यानी मास m हुआ। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही वो अपने ऊपर लगने वाले बल का विरोध करेगी। लेकिन जब वही वस्तु वृत्ताकार गति में घूमती है तो उसके ऊपर लगने वाला बल जो है वो किसका विरोध करेगा? वो m तो है ही कि वो जितना ज्यादा m होगा विरोध करेगा, लेकिन कोई और चीज भी है, और वो क्या है? वो है उसकी दूरी। कम या ज्यादा दूरी होने से वस्तु पर जो है, कहने का मतलब यह है कि दूरी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो किसी वृत्ताकार गति में घूमने के लिए अलग अलग बल उस पर लगेगा, क्योंकि अगर उसकी दूरी अलग हुई तो बल अलग होगा, दूरी ज्यादा हुई अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्ताकार गति में घूमने के लिए दो जड़त्व है, एक तो उसका मास और दूसरा उसकी दूरी। इसका मतलब कि सीधे रेखा में घूमने वाली वस्तु का तो जड़त्व केवल m है, यहां जो जड़त्व है m और d दूरी है, d या r जो भी कहते हैं, r कहते हैं दूरी। इसका और भौतिक के नियम के अनुसार जब दो चीज जड़त्व है तो कुल जड़त्व जो है वो उन दोनों का गुणा हो गया, यानी जड़त्व कितना हुआ? वृत्ताकार गति घूमने के लिए, वृत्ताकार गति में घूमने के लिए जड़त्व m × r हुआ, और ये जड़त्व हुआ, और इसका आगुण लें, और आगुण जब लेंगे इस सेम वस्तु का तो उसी दूरी पर लेंगे जिस दूरी वो विरोध कर रही है उसके ऊपर लगने वाले बल का, और वो दूरी क्या है? वो दूरी r है। इसका मतलब यह है कि जड़त्व हुआ m × r और उसका आगुण इंटू r, तो mr² हो गया। ये mr² क्या है? क्योंकि हमने जड़त्व पर आगुण लगाया, वो जड़त्व आगुण हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि जड़त्व आगुण mr² कैसे आया। इसलिए आया कि m जड़त्व है, r भी जड़त्व है, और उसका आगुण r है, उसको फिर r से गुणा किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो गया। ये बात सही है कि रेखिक गति में कोई वस्तु घूमती है, उसी तरह वृत्ताकार गति में भी घूमने वाली हर वस्तु पर एक अलग तरह की वही समान
भौतिक जो संख्या है उसका एक मान होता है। जैसे रेखीयता में अगर जड़त्व है m है तो यहाँ जड़त्व mr² है। तो हम ये कहते हैं कि मास यानी वस्तु की स्थिति जो है वो रेखीयता में रेखिक गति में वही काम करती है जो कि जड़त्व गुण उस वृत्ताकार गति में काम करता है। और इंग्लिश में इसको ऐसे कहते हैं कि मोमेंट डज प्ले द सेम रोल इन द लीनियर मोशन एज डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रोटेशनल मोशन। तो ये तो केवल हुआ कि मास का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्विवेलेंस यानी बराबरी अलग अलग गति में। इसी तरह हर संख्या का जो रेखिक गति में होती है, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो त्वरण हो, चाहे वो और भी तरह की भौतिक संख्या हो, उसका इक्विवेलेंस यहाँ पर होता है सर्कुलर मोशन में। फर्क इतना है एम की जगह आई लेते हैं और वी की जगह ये जो वी जो लीनियर गति है उसकी जगह या रोटेशनल गति यानी कि जो घूमने वाली उसके वेग लेते हैं। जब यहाँ रेखिक त्वरण है तो वहां घूमने वाला त्वरण लेते हैं। तो इस तरीके से इस दोनों में एक इक्विवेलेंस है, एक जिसको तुल्यता कह सकते हैं रेखिक गति से और ये वृत्ताकार गति से। तो बच्चों आपको अब पहली बार समझ में आया होगा मैं कि ये mr² जो हमारी मूल परिभाषा है उस मूल परिभाषा के आधार पर हम कैसे गणितीय रूप में पहली बार समझ रहे होंगे कि किसी रिजिड बॉडी जिसका मास m है, जिसका रेडियस ऑफ डायलेशन r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² क्यों होता है। और अगले वीडियो में हम कुछ इस तरह की और भी बातें वृत्ताकार गति या इससे जुड़ी कुछ और अलग भौतिक संख्या के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।